हरे कृष्ण। जैसा कि हमने ALP CBT 2 के लिए पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि मैंने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, प्रोजेक्शन एंड व्यू और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट, सेफ्टी और कंप्यूटर के बारे में, साथ साथ में जो आपका बेसिक साइंस है जिसमें कि यूनिट एंड वैल्यू का, मास एंड वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, लेवल एंड फुल्ली हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, और अगर बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी आते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 होगा जिसमें कि कंप्लीट चीज़ें हैं। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन PYQ या जो किसी भी बुक में क्वेश्चन रहते हैं वो जनरली नहीं रिपीट किए जाते, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है। एग्जामिनर भी अपडेट हो गया तो नए नए क्वेश्चन फ्रेम किए करते हैं AI की यूज़ करके। चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको 18 टाइप के पेंसिल होते हैं वो बता दिए थे, फिर 10 टाइप के लाइन होते हैं वो बता दिए। इसमें से सबसे जो हार्ड आपका पेंसिल होता है वो 9H पेंसिल होता है। फिर सबसे सॉफ्ट पेंसिल जो होता है वो 7B होता है। फिर हमने लाइन के बारे में भी बताया था, फिर ड्राइंग शीट का डायमेंशन बताया था, और फिर मैंने आपको बताया था जो पेपर का साइज़ होता है वो भी मैंने आपको बताया था। डायमेंशन शीट और जो पेपर का साइज़ है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और अब देखिए टाइप, जो अब लाइन की बात करें तो लाइन 10 टाइप की होती है, जिसमें कि ABCDEFGH। देखिए I नहीं होता, इस बात का ध्यान दो, J और K होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं जो गियर रेशियो है। जैसे कि आप जानते हैं गियर का यूज किया जाता है कि आप कम स्पीड, जो लो स्पीड शाफ्ट है उसको हाई स्पीड शाफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे विंड पावर टरबाइन में भी जनरली यूज़ किया जाता है। खैर वो छोड़िए, हमारा जो न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है उस पर याद रखिएगा। गियर रेशियो पूछे या आपसे स्पीड रेशियो पूछे तो वो होता है N1/N2 या T2/T2, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये हो जाता है N1/N2 और क्या हो जाता है दूसरा T2/T1 हो जाता है, ठीक। और अगर हम बात करेंगे, जिस पास फार्मूला याद रखिएगा, जो यहाँ पे अगर N1/N2 रखिए, इधर रखिए T2/T, उल्टा रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ALP का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन अ सर्टेन गियर ट्रेन द ड्राइवर डैश, ड्राइवर मतलब जो घुमा रहा है, और फ्लोवर जो उसको फ्लो कर रहा है। जैसे ये वॉच में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिनट, सेकेंड और जो हैंड का होता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है कह रहा है कि 10 टीथ है, फ्लोवर का 10 टीथ है, और इसका जो स्पीड है वो 40 है। वैसे भी जो फ्लोवर होगा जिसका टीथ कम होता है उसमें ज़्यादा स्पीड होता है, तो ये 40 हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका जो है स्पीड दिया हुआ है ये 16 है, लेकिन इसका टीथ के बारे में जानकारी निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला यूज़ कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25। अब देखिए फिर लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जैसे सेंट्रल लाइन, कटिंग लाइन, ये सब लाइन खींचने के लिए या इस तरह की शेप या जो भी लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए किस टाइप के लाइन का यूज़ करते थे, याद रखिएगा। जो आपका आउटलाइन लाइन होता है वो थिक होता है, और अगर जो डैश लाइन होता है वो भी थिक होता है, और बाकी सब जनरली थिन ही होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेफ्टी क्या ज़रूरी होता है किसी भी, अगर आप वर्कशॉप में या फिर मशीन पर काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी मेजर सबसे फर्स्ट रखा जाता है। तो सेफ्टी क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो कह रहे कि अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे मान लीजिए अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर पे छाले पड़ सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ होगा, और हार्ट बीट रुक सकता है, और ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। विद्युत दुर्घटना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सीडेंट है या हज़ार्ड होने का क्या रीज़न है, तो पहला तो है आपका कनेक्शन ढीला है। दूसरा ये हो सकता है आप सही से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट मिरर होगा, या आपने अर्थिंग नहीं किया हुआ है, केवल अगर इस तरह से इंसुलेशन उसका गड़बड़ है, कटा फटा है, तार में जो ज़्यादा ओवरलोड हो गया, वायरिंग गलत तरीके से लगाया गया है, तो इस बात का ध्यान दें। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि जो मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है ड्राई कंडीशन वो होता है 10 किलो ओम से लेके 1 मेगा ओम। ध्यान दें, ड्राई कंडीशन यानी सूखा कंडीशन में 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम होता है। वही अगर वेट कंडीशन यानी गीली अवस्था में ये 1000 ओम के आसपास हो जाती है। याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर से कम की जो विद्युत धारा होती है वो जनरली हम लोगों को आघात नहीं पहुँचाती है, डेट मीन्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। वही 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा की होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमें आघात पहुंचाती है। वही है कि 10 मिली से अधिक धारा अगर 3-4 सेकंड के लिए प्रवाहित हो गया किसी भी व्यक्ति के शरीर में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बात करेंगे अगर विद्युत आघात के उपचार में क्या क्या है। तो सबसे पहला है कृत्रिम सांस देने की विधि, जिसमें आपको ये 4 मेथड याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा जब फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, जिसमें कि देखिए पहला है सिल्वेस्टर मेथड, दूसरा है सेफर विधि, तीसरा है माउथ टू माउथ मेथड, और उसके बाद है कृत्रिम श्वास यंत्र मेथड, ठीक है। अब देखिए सिल्वेस्टर मेथड में क्या करते हैं, इस विधि में जब तब प्रयोग किया जाता है जब पीठ सीने की ओर छाले पड़े। तो सीने की ओर छाले पड़ता है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग सिल्वेस्टर मेथड का याद रखिएगा। सीने की तरफ छाले पड़ने पर सिल्वेस्टर यूज़ करेंगे। 100 से सीना हो जाएगा और 100 से सिल्वेस्टर मेथड होगा।
इस विधि में जनरली हम लोग क्या करते हैं, पीड़ित को पीठ के बल लगा दिया जाता है। देखो अगर हम सीना पे छाला पड़ा है तो पीठ के बल लटा दीजिए और उसके बाद उसमें 10 से 12 प्रति मिनट जो है आप सांस भरिए और उसके बाद उसका स्थिति नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसे हम होल्गेन नेल्सन विधि भी कहते थे, यानी सिल्वेस्टर मेथड को ही हम लोग होल्गेन नेल्सन विधि भी कहते हैं। फिर सेफर विधि, सेफर विधि की बात करेंगे तो यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हो। तो अगर पीठ पर छाला पड़ा हो तो उसको क्या है, चेस्ट के बल लटाया जाता है और फिर उस पर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। और माउथ टू माउथ की बात करें तो इसमें सीधा हवा भरकर श्वसन प्रक्रिया की जाती है। यह विधि सबसे सरलतम होती है, सिंपलेस्ट होती है। इसमें 10-12 प्रति मिनट की दर से की जाती है माउथ टू माउथ मेथड। इसको हम ला बोर्ड में विधि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो सिल्वेस्टर मेथड था उसको क्या कहते थे, होल्गेन नेल्सन विधि, और जो आपका ये हमारा माउथ टू माउथ है हवा भरना, उसको हम कहते हैं ला बोर्ड विधि। अब देखिए कुछ सेफ्टी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट। जब भी आप किसी भी हजार्डियस प्लेस पर वर्क करने जाते हैं तो आपको ये सारी सेफ्टी मेजर देख के और रख के चलना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है आई प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लास लगाइए, हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए बड्स या ईयरबड लगा सकते हैं, हैंड प्रोटेक्शन के लिए आपका ये हो गया ग्लव्स हो गया, फुट प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से शूज़ पहन सकते हैं, हेड प्रोटेक्शन के लिए कैप पहन सकते हैं, ठीक है, अलग टाइप का इंजीनियरिंग कैप होता है। रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए आप ये लगा सकते हैं अगर वहाँ पे धूल कण ज़्यादा है या फिर हार्मफुल गैस है। उसके बाद बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है हियरिंग के लिए किस तरह का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर है किसी चीज़ में काम करने के लिए। अब पीपी रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, तो कह रहा है कि शुड बी सेफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो आपका पीपी किट होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन किया होना चाहिए कि वो सेफ डिज़ाइन हो, साथ साथ में क्लीन और रिलायबल फैशन हो, और शुड बी फिट एज वेल कंफर्टेबल टू वियर, मतलब पहनने में और बॉडी में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और साथ साथ में कह रहे हैं कि इंकरेजिंग द वर्कर टू यूज इट, साथ साथ में वर्कर को यूज़ करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसे पीपी प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फर्स्ट सेफ्टी, फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आग सबसे आम खतरा है जो हर जगह किसी न किसी फैक्ट्री में लग जाता है, ठीक है। अब देखिए सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखिए जो वेट केमिकल है, एक होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है यानी आग बुझाने वाला, उसके कई टाइप होते हैं जिसमें 6 टाइप आपके यहाँ स्क्रीन पे है। जैसे कि वेट केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, फोम वाला है, ड्राई पाउडर है, वाटर है और क्या है, वेट केमिकल। क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास करके कुकिंग ऑयल फायर में हम लोग वेट केमिकल का यूज़ करते हैं, वुड पेपर और टेक्सटाइल में भी हम लोग वेट केमिकल का यूज़ करते हैं। ध्यान दें, जो कुकिंग ऑयल फायर होगा, अगर कुकिंग ऑयल से घर में आग लगा या किसी भी जगह आग लगा है तो वहाँ हम वेट केमिकल का यूज़ करेंगे, या फिर वुड पेपर टेक्सटाइल से आग लगा है। वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये फ्लेमेबल, इसमें लिक्विड रहता है। इसमें कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो वुड पेपर एंड टेक्सटाइल में यूज़ नहीं कर सकते। साथ साथ में फ्लेमेबल मेटल में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव होता है। फोम की बात करेंगे तो फोम का यूज़ हम लोग वुड पेपर और टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्लेमेबल लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं करेंगे। ध्यान दें, फोम का यूज़ जो है हम लोग फोम वाले जो हमारा ये है, फोम वाले जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ हम लोग लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दें। फिर हमारे पास ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर में आपका वुड है, पेपर है, टेक्सटाइल है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं, गैसियस फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं और लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई वाला बढ़िया है जो कि लगभग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। वाटर की बात करेंगे तो वुड पेपर टेक्सटाइल में यूज़ कर सकते हैं, बाकी जगह इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे फ्लेमेबल लिक्विड में या इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो हजार्डियस होंगे प्लेस, वहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते। वेट केमिकल मैंने आपको बता दिया, अब इसमें डिटेल में बात करेंगे। हम देखिए कुछ कॉमन फर्स्ट एड मेडिसिन है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जब आपको फीवर आ जाता है तो एंटी पैरेटिक मेडिसिन लिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला आता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का यूज़ हम लोग फीवर को कम करने के लिए या बॉडी टेम्परेचर की हीट को कम करने के लिए, साथ साथ में सर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों में दर्द के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, या डोलो एक्सपी या 500-600 भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है कि जब आपको खांसी छींक आता है तो एलर्जी से रिलेटेड हमारा हिस्टामिन होता है, या जहाँ पे स्वेलअप हो जाता है तो वहाँ पे भी हमारा हिस्टामिन काम आता है। तो एंटी हिस्टामिन जनरली क्या करता है, खुजली या एलर्जी से राहत दिलाता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट वन आपका है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में वो आता है जैसे फिनॉल आता है, डिटॉल आता है, ये एंटीसेप्टिक का काम होता है, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप देखे होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया तो ये सब जो है और रबिंग एल्कोहल कैन बी यूज टू क्लीन माइनर कट्स, स्क्रैप्स और बर्न। तो कहीं कट जाए, जल जाए, खरोच हो जाए तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर 1% फिनोल या फिर डिटॉल या फिर हम कहेंगे एल्कोहल का यूज़ करेंगे। पेन रिलीफ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आइबुप्रोफेन। याद रखिएगा क्या यूज़ करेंगे, इबुप्रोफेन, एडविल, इबुप्रोफेन, एडविल, इबुप्रोफेन, इबुल का यूज़ करेंगे ओवर द काउंटर। ठीक है, ये पेन रिलीफ का एक दवा है जिसका नाम है इबुप्रोफेन। अब देखिए कॉमन फर्स्ट टेक्निक, सबसे चीज़ें देखिए, डेंजर होता है, फिर उस पर रिस्पॉन्स करना, एयर वे है और ब्रीदिंग और क्या है सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा DRABC। DRABC का मतलब डेंजर हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, एयर वे हो गया, ब्रीदिंग हो गया और क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो जैसे कि ये आपका एक्रोनियम हो गया, कॉमन फर्स्ट टेक्निक। सबसे पहले अगर कहीं डेंजर होता है तो उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, एयरवे देना है, फिर ब्रीदिंग करना है, फिर सर्कुलेशन करना है। जैसे पहला क्या है, अगर कहीं डेंजर हुआ, बिफोर अप्रोचिंग द कैजुअली ऑलवेज मेक श्योर द एरिया इज सेफ। फिर रिस्पॉन्स करना है जब आप जांच ले कि जो आपका पीड़ित उत्तरदायी था या नहीं, ठीक है, व्हाट वाज द हैपेंड, कैसे हुआ, ओपन योर आइज, ठीक है, एयरवेज इसके बाद उसमें हवा डालना है, फिर ब्रीदिंग करवाना है और फाइनली उसमें ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा और इंसान सही हो जाएगा, फिर सर्कुलेशन होगा। ठीक है, द ब्रीदिंग लुक एंड चेक द साइंस ऑफ द सेवियर ब्लीडिंग। इफ नॉट परफॉर्म CPR का मतलब होता है चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि एस्प्रिन इज ए स्ट्रेचिंग और ट्रेंचिंग ऑफ लिंगामेंट। तो लिंगामेंट देखिए याद रखिएगा, बोन जुड़ के लिंगामेंट बनाता है और बोन जो आपका और उसके बाद जो ये होता है लिंगामेंट वो टेंडन बनाता है। तो कह रहा है मोच अगर आ जाए आपके में खिंचाव में तो आप वो चेक कर लीजिए कि एस्प्रिन करके मोच खिंचाव टूटना है, इसमें आप बैंड जो आपको जोड़ दो में 2 हड्डियों को जोड़ते हैं तो बैंड यूज़ कीजिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है राइस। ठीक है, ये एरी से रिलेटेड अगर आपका कहीं मोच आ गया तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे पहला तो रेस्ट 40 आवर, आपको जो भी इंजर्ड पर्सन है पेशेंट है उसको आपको 40 आवर रेस्ट देना। तो राइस की बात करें तो राइस का फॉर्म क्या क्या हो गया, पहला R से रेस्ट हो गया, उसके बाद आइस, उसके बाद उसमें 20 मिनट के लिए एट ए टाइम 4 से 8 बार आपको क्या करना है, पर डे आइस का आइस ऊपर लगाना है ताकि उसको कूलिंग फील हो। फिर C की बात करें तो C का मतलब होता है कंप्रेस का मतलब यहाँ पे रिड्यूस स्वेलिंग, मतलब फूलने को रोकना है तो उसको पट्टी कर देंगे। उसके बाद एलिवेटेड, उसको जो है 6 से 10 इंच एबव हार्ट उठा के रखना है ताकि ब्लड सही से सर्कुलेट हो सके। तो ये रेस्ट हो गया, आइस हो गया, कंप्रेस हो गया और एलिवेट हो गया। रेस्ट, आइस और क्या हो गया, कंप्रेस हो गया और क्या हो गया, एलिवेट हो गया। फिर देखिए सेफ्टी साइन हमारे पास कुछ है जिनको देखना चाहिए। देखिए सेफ्टी साइन में हमारा है ये रेगुलेटिंग का साइन है, ये इन्फॉर्मेशन का साइंस है और ये वार्निंग का साइन। तो वार्निंग में जैसे काउशन हुआ, डेंजर हुआ, रेडिएशन रिस्क हुआ, तो रेडिएशन में वो पंखा वाला साइन होता है, इस बात का ध्यान दें। और भी चीज़ें हैं कि जैसे कि अगर आपका परमिशन है तो ये वाला साइन होगा, प्रोहिबिशन अगर रोक होगा तो ये वाला साइन होगा, मैंडेटरी है तो ये ब्लू साइन होगा, प्रोवाइड इन्फो ऑन द फायर इक्विपमेंट ये वाला साइन होगा, फर्स्ट एड के लिए साइन होगा और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए साइन होगा। और जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में देखना है कि भैया जो आपका अपना रीड द ऑपरेटर मैनुअल, मतलब कैसे उसको चलाना है उसको पढ़ना है, पर्सनल जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है वो पढ़ना है, गार्ड एंड इंटरलॉक देखना है, कीप एंड वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, नेवर मॉडिफाई द रिमूव गार्ड, कभी भी गार्ड को रिमूव नहीं करना और मेंटेन करना है मशीनरी को। उसके बाद जनरल सेफ्टी में कार्य कंडक्ट रिस्क असेसमेंट इम्प्लीमेंट वर्क, आप जनरली जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कर सकते हो। देखिए पर्सनल सेफ्टी में आपको बहुत सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना है, प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करना है, साथ साथ में PPE किट का यूज़ करना है, स्टे अलर्ट एंड फोकस रहना है, प्रैक्टिस गुड अराउंड एर्गोनिक्स एंड लाइक एडजस्ट योर वर्क स्टेशन, ये सब करना। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डैश रेडिएशन हैज़ लिमिटेड पेनिट्रेशन एबिलिटी टू यूजुअली स्टॉप बाय क्लोथिंग। तो कपड़ा से भी किस टाइप के रेडिएशन को रोका जा सकता है, तो वो है अल्फा को रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यह हो गया आपका अल्फा। ठीक है, रेडिएशन हैज़ लिमिटेड पेनिट्रेशन एबिलिटी टू यूजुअली स्टॉप द बाय क्लोथिंग, ये हो गया हमारा अल्फा। सील्डिंग की बात करें, जैसे पेपर, प्लास्टिक, कंक्रीट होता है, सील्डिंग का काम होता है, रेडिएशन बड़ा खतरा होता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो इस बात का ध्यान दें।
दिस इज एंटीबायोटिक टू फाइट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए जो एंटीबायोटिक होता है इस ऑप्शन के हिसाब से, इस ऑप्शन में नाम है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। क्वेश्चन एएलपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफेक्ट द एटम इन लिविंग सेल एंड देयर बाय डैमेज देयर जेनेटिकल मैटर, डीएनए। तो डीएनए देखिए, यूवी जो होता है, याद रखिए अभी हाल ही में आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया था, जो अल्ट्रावायलेट वी है, यूवी रे बी टाइप का जो होता है वो सबसे ज़्यादा डीएनए को अफेक्टेड करता है। ए भी करता है लेकिन बी ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपका किसकी वजह से एटम इन लिविंग सेल एंड देयर बाय डैमेज देयर जेनेटिक मटेरियल, तो वो होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो हमारा होता है ये हमारा डीएनए अफेक्टेड होता है। याद रखिएगा रेडिएशन होता है इसमें। जैसे इसमें क्या होता है, रेडिएशन की वजह से डीएनए का जो मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे इनकम्प्लीट रिपेयर फाइल्ड हो जाता है तो रिपेयर सक्सेस हो जाता है, ये सब चीज़ें। इसमें म्यूटेशन होने का भी कारण क्या होता है, रेडिएशन होता है। ये सब अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन ड्रग इन फर्स्ट एड बॉक्स इज इबुप्रोफेन। तो जो एक फर्स्ट एड बॉक्स में इबुप्रोफेन होता है उसका क्या काम है, उसका मेनली काम होता था टू ट्रीट पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन। टू ट्रीट पेन, फीवर और क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो जो इबुप्रोफेन होता है उसका जनरली काम क्या होता है, उसका जनरली आपका काम होता है ट्रीट पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन करने का। फिर आइबुप्रोफेन क्या है, एक टाइप का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। पैरासीटामोल इज फाइंड इन फर्स्ट एड बॉक्स व्हेन व्हाई शुड दिस ड्रग्स आर टेकन। तो जनरली जो पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं माइल्ड पेन के लिए और हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। पैरासीटामोल इज अ मेडिसिन यूज टू ट्रीट फीवर एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड में जो स्ट्रेन, स्प्रेन और कंटिन्यूस इस्पेक्ट इन द एविएशन राइस व्हिच स्टैंड फॉर रेस्ट, आइसिंग और क्या होता है आपका कंप्रेशन। एंड तीसरा का मतलब होता है एलिवेशन, यानी कि उसको 6 से 10 इंच क्या करना है, उठा के रखना है। तो मैंने आपको पहले बताया था रेस्ट करना है, आइस का पैक लगाना है 15 से 20 मिनट तक और कंप्रेस करना है, साथ साथ में उसको एलिवेट करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखिए क्लास ए का फायर, क्लास ए फायर, इसमें क्या आता है, दहनशील सॉलिड। सिंपल याद रखिएगा, सॉलिड आएगा, लकड़ी आएगा, कागज़ आएगा, जूट आएगा और क्या आएगा, कपड़ा आएगा। यानी ए वाले में आपका क्या है, सॉलिड चीज़ें हैं। जिसमें आग बुझाने वाले यंत्र में कौन होगा, आप ठंडे जल की बौछार डाल सकते हैं, CTC फायर एक्सटिंग्विशर डाल सकते हैं, या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ए का ये या क्लास ए का फायर है। क्लास बी में क्या क्या आता है, तो इसमें आपका लिक्विड से रिलेटेड है। जैसे देखिए ज्वलनशील लिक्विड होगा, तेल होगा, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ें आएगी। यानी यहाँ पे सॉलिड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। लिक्विड वाले में हम फोम टाइप हो गया, ड्राई पाउडर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन सी की बात करें तो यानी कि क्लास सी फायर की बात करें तो इसमें आपका गैस वाला चीज़ आता है। यानी ए में सॉलिड आएगा और आपका बी में लिक्विड आएगा और सी में आपका क्या आएगा, गैस आएगा। इस बात का ध्यान दें। जैसे कि इसमें ज्वलनशील गैस आएगा, CNG आएगा, LPG आएगा और हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब चीज़ें आएंगी। जिसमें कि आप यूज़ कीजिएगा ड्राई पाउडर का या फिर CO2 का। ड्राई पाउडर या CO2 का जनरली हम लोग यूज़ करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर वाला। अब हम बात करेंगे क्लास डी फायर की। क्लास डी फायर में क्या होगा, बिजली के तार, उपकरण, कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर और जो मेटल होंगे, दहनशील मेटल, वो आएंगे। जिसमें कि आप यूज़ कीजिएगा हेलेन, सूखा पाउडर, CO2, BFC और CTC प्रकार के जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाएगा। फिर कह रहा है कि क्लास F या K। क्लास F या K में जो हम लोग जनरली यूज़ करते थे, ये याद रखिएगा, K फॉर किचन याद रखिएगा, तो रसोई में लगने वाली आग होगा। और F का मतलब फैट याद रखिएगा, जैसे वर्षा से घी से लगने वाला आग हो गया, तो ये सब डालडा से लगने वाला जो आग हो गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेट केमिकल। यानी किचन के मामले में हम लोग यूज़ करते हैं वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और जो आपका क्लास F या K टाइप का जो फायर होता है, F से याद रखिएगा फैट और K से याद रखिएगा किचन। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो गया होगा। अब पहले ही बात किए थे फायर एक्सटिंग्विशर को खोलने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका है पास। तो पास में P4 होता है पुल,
एम यानी सबसे पहले उसके नोब को खींचना है, फिर एम करना है यानी टारगेट करना है, कहाँ आग बुझाना है, कहाँ पे मारना है, और उसके बाद दबाना है, स्क्वीज करना है, फिर उसके बाद चारों तरफ घुमाना है यानी स्वीप करना है। ठीक है, जो सबसे पहले पिन को पुल करेंगे, फिर जो टारगेट है जहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ एम करेंगे, फिर उसको दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे, फिर क्या करेंगे चारों तरफ घुमा के आग को बुझाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है सॉफ्ट स्किल, मतलब कि जो सॉफ्ट स्किल में जैसे 5S मेथड आता है, 5 का मतलब होता है सॉफ्ट, 5S का मतलब होता है सॉफ्ट यानी छटनी करेंगे। जैसे किसी भी कारीगर के स्वाभाविक ज्ञान को अगर आपातकालीन स्थिति में लाभदायक हो तो उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल। ये 5S क्या होता है, तो 5S में हम लोग पहले सॉर्ट करते हैं, छटनी करते हैं, फिर सेट यानी ऑर्डर करते हैं, फिर साइन करते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और उसके बाद सस्टेन करते हैं। से मतलब सॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और क्या हो गया सस्टेन हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो है देख लीजिए कायम तो हो गया। अब जिसमें छटनी है एक या उन आवश्यक आइटम को अलग करना है जो वर्तमान उत्पाद की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। सबसे पहले छटनी करेंगे, ये सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं, छटनी करेंगे कि जो फालतू चीज़ है उसको हटा देंगे। उसके बाद सेट ऑर्डर करेंगे किसको किस यूज करना है। उसके बाद साइन करेंगे, सभी मशीनों को अच्छे से साफ रखेंगे, उसका स्टैंडर्ड करेंगे, साथ साथ में किस उद्देश्य से उसको रखेंगे। ठीक है, हमारा SE सुरक्षा प्रोग्राम है जिसमें कि एजुकेशन आता है, इनकरेजमेंट आता है, इंजीनियरिंग आता है, इन्फोर्समेंट आता है और इवोल्यूशन आता है। अब मानव शरीर पर विद्युत धाराओं के क्या क्या प्रभाव है, जैसे 1 से 8 मिली एम्पियर तक का अगर करंट होगा इसमें झटके की अनुभूति होती है, लेकिन इसमें कोई कष्टदायक खतरा नहीं होता, यानी इसको मानव सह सकता है। तो 1 से 8 मिली एम्पियर ज़्यादा झटका नहीं लगेगा बस इसमें। और 8 से 15 मिली एम्पियर की बात करें तो कष्टदायक झटका हो सकता है, जिसमें आपके स्नान संबंधित नसों नियंत्रण काम करना बंद कर देता है और थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट पड़ेगा। यानी 1 से 8 ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, 8 से 15 थोड़ा नुकसानदायक है। और अगर हम बात करेंगे 15 से 20 तक इसमें क्या होगा, नसों का नियंत्रण होगा, कायम नहीं रहता है। कष्टदायक झटका रहता है जिसमें नसों का नियंत्रण कायम नहीं रहता है। फिर हम बात करेंगे 20 से 50 मिली एम्पियर की, तो इसमें क्या होगा, स्नायु संबंधी नसों का अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेने में कठिनाई होगी। फिर अगर हम बात करेंगे 50 से 100 मिली एम्पियर तक की बात करें तो सांस रुकने के कारण दिल की धड़कन यहाँ पे बंद हो जाएगी। 50 से 100 मिली एम्पियर करंट हो जाता है ना, तो वहाँ पर दिल की धड़कन बंद हो जाती है। और 100 मिली एम्पियर से अधिक की बात करें तो इसमें शरीर जल जाता है, बिजली के झटके दौरान नशे इतना सिकुड़ जाते थे। 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा लग गया यानी कि 1 मिली एम्पियर से कम धारा में झटके की अनुभूति नहीं होती, याद रखें 1 मिली से ज़्यादा भी झटके की अनुभूति होती है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे कौन सा यूज़ हम लोग करेंगे, तो कह रहा है कि जो वाटर टाइप है सॉलिड में इसका यूज़ करेंगे, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का सॉलिड में यूज़ करेंगे। और हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे कहेंगे डेंजरस इफ़ यूज्ड ऑन लिक्विड फायर ऑन लाइव इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर वाला का यूज़ ना तो हम लिक्विड में करते हैं, ना ही कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में करते हैं, ना ही हम लिक्विड में करते हैं और ना ही कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में नहीं करते हैं। तो वाटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाले में यूज़ किया जाता है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया। तो वाटर का यूज़ हम लोग, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग जनरली कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर में यूज़ करेंगे। वाटर टाइप का यूज़ हम लोग सॉलिड वाले में करेंगे। फॉर्म की बात करेंगे तो जो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ हम लोग सॉलिड मटेरियल में भी कर सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड में भी करेंगे, साथ साथ में खाना का मामला होगा, कुकिंग ऑयल और फैट से रिलेटेड जो फायर होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म में याद रखिएगा, फॉर्म सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और फैट हो गया, यहाँ पे यूज़ करेंगे, नॉट प्रैक्टिकल टू होम यूज़। अब ड्राई पाउडर की बात करेंगे तो ड्राई पाउडर का जनरली हर जगह यूज़ होता है, सिर्फ किचन वाले कंडीशन को छोड़ के। ड्राई पाउडर बढ़िया होता है, इसमें आप सॉलिड में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमेबल गैस में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन कुकिंग ऑयल में ये यूज़ नहीं किया जा सकता है। सेफ यूज़ टू 1000 वोल्ट यानी कि 1 किलो वोल्ट के आसपास इसका यूज किया जा सकता है। फिर हमारा आता है CO2 वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली हम लोग सॉलिड वाले में ही यूज़ करते हैं, इसका आप लिक्विड वाले में यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में गैस में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद किचन में यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में आपका जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। या सॉलिड वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो रिएक्टेंट सेफ ऑन हाई एंड लो वोल्टेज।
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो याद रखिएगा फ्लेमेबल लिक्विड में प्रयोग होगा, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होगा, कुकिंग ऑयल से रिलेटेड जो फायर होंगे उससे रिलेटेड। सेफ्टी मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है सेफ्टी। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो। तो जैसे पर्यावरण संरक्षण नियम जो लाया गया था 1986 में लाया गया था, और एयर पोल्यूशन 1981 का मामला में है। और पर्यावरण संरक्षण जो नियम है अधिनियम लाया गया था 1986 में, नियम भी लाया गया था। ये का क्वेश्चन अभी हाल ही में एलपी में भी पूछा गया है, ठीक है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो बोर्ड हुआ है वो 1999 में किया गया। प्रकाश परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव का अवलोकन 1994 में किया गया था। विनिर्माता भंडारण और खतरनाक रसायनों का नियम जो है 1989 में किया गया है, ठीक है। 1989 में खतरनाक अपशिष्ट के लिए हैंडलिंग के लिए 1989 का मामला है, यानी कि 3 साल बाद। यहाँ पे देखिए जो आपका एनवायरनमेंट एक्ट आया था 1986 में आया था। ओजोन की कमी 2000 में लाया गया था, इस बात का ध्यान दें। और बायो जो हमारा जैव मेडिकल कचरा है 1988 का है। कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया। वायु प्रदूषण 1982 में है। हवा 81 हो गया, इन्वायरमेंट 86 हो गया, इस बात का ध्यान दें। और कारखाना अधिनियम 1948 में आज़ादी के 1 साल बाद लाया गया। और गैस सिलेंडर नियम 1981 में लाया गया था, याद रखिएगा। गैस सिलेंडर अधिनियम कहाँ पर लाया गया था 1981 में। और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 में लाया गया। और भारतीय विद्युत जो अधिनियम है 1910 में लाया गया था। और भारतीय विद्युत 1956 में। पेट्रोलियम नियम 1934 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 5S मैंने आपको बता दिया। परीक्षा पॉइंटर में याद रखिएगा फोन टाइप का यंत्र तेलिए बुझाने में करते हैं। फर्स्ट एंड पंखा भरने के लिए ट्यूब रखनी चाहिए। पिटाडीन लकड़ी कागज या जूट में लगे आग क्या होता है, क्लास ए है। प्राथमिक उपचार में डिटोल, टिंचर, आयोडीन और बर्नॉल रखनी चाहिए। सोडा एसिड अग्निशामक की आकृति कैसी होती है, शंकु होती है। सोडा एसिड का कैसा होता है, शंकु होता है। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए क्या डालना चाहिए, रेत डालना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनको। इस सायरन का सिंबल विद्युत झटका है, एलपीजी का है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीपी में हेलमेट है, सेफ्टी फुटवेयर है, रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आर्म हैंड प्रोटेक्शन, आई फेस प्रोटेक्शन से बोलना हम लोग देख लेते हैं। ये सिंबल है कुछ जो एग्जाम यहाँ से जाते हैं, टेक्स्ट बुक का डेटा है। क्वेश्चन है कि रिस्क ऑफ फायर का ये होगा, फायर का रिस्क जहाँ होता है तो ये वाला होता है। इलेक्ट्रिक शॉक का ये होगा। और टॉक्सिक हजार्ड के लिए सिंबल होगा खोपड़ी स्कल का। टॉक्सिक हजार्ड जहाँ पे जहरीली गैस होगी वहाँ पे ये वाला सिंबल होगा। कोरेसिव सब्सटेंस जहाँ पे जंग लगने की ज़्यादा खतरा है तो वो ये वाला होगा कोरेसिव सब्सटेंस के लिए। और रेडिएशन पे तो होता है ना, लेजर बीम ये हो गया, ये लेजर बीम हो गया। टॉक्सिक हजार्ड में ये खोपड़ी वाला आएगा। और अगर जहाँ पे ब्लास्ट होने की संभावना होगी किसी चीज़ का तो वहाँ पे होगा रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन का ये होगा। ओवरहेड फिक्स्ड हजार्ड, ओवरहेड फिक्स्ड हजार्ड, ओवरहेड के लिए होगा जनरल वायरिंग रिस्क डेंजर ये होगा। अब यहाँ पे देखिए डेंजर 415 वोल्ट, जिसमें कि इसका शेप जो होता है ट्रायंगुलर होता है, कलर इसमें येलो, बैकग्राउंड विथ ब्लैक बॉर्डर, और मीनिंग मतलब हजार्ड और कॉशन रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 415 वोल्ट। अब देखिए वेस्ट मटेरियल के लिए कलर कोड क्या क्या होता है। जैसे पेपर के लिए ब्लू होता है कलर कोड, पेपर ब्लू हो गया, पेपर के लिए ब्लू कलर कोड होता है। प्लास्टिक के लिए याद रखिएगा येलो होता है। पेपर हो गया ब्लू, पेपर हो गया ब्लू, प्लास्टिक हो गया येलो। मेटल की बात करें तो मेटल हमारा रेड हो जाता है, मेटल रेड। पेपर ब्लू हो गया, प्लास्टिक येलो हो गया और मेटल हमारा रेड हो गया। और ग्लास जो हो गया वो ग्रीन हो गया, ग्रीन ग्लास। फूड जो हो गया वो ब्लैक हो गया, ग्रीन ग्लास ग्रीन हो गया, खाना ब्लैक हो गया, याद रखिए। यहाँ पे कुछ आपका टाइप के पैरेलल सॉरी आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए काइट वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए काइट हो गया, ये ट्रेपेजॉइड हुआ, पैरेललोग्राम होता है, और ये हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस, और ये हमारा स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। पॉलीगन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दें पॉलीगन से रिलेटेड। कर प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फाइनाइट चेन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्लोजिंग लूप, तो इसको कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन में क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके 3 साइड होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड होंगे। इसका एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल 180 होगा। स्क्वायर के 4 साइड 360 होंगे। पेंटागोनल के 5 साइड और 540 होंगे।
और हेप्टागोन के होंगे 7 साइड 900 होंगे, 8 का 1080 1260। और इसका फार्मूला भी होता है। जैसे यहाँ फार्मूला निकालने का क्या तरीका है, रेगुलर पॉलीगॉन याद रखिएगा, ऑल साइड आर इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसका साइड्स, भुजा और एंगल दोनों समान होते हैं। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360/n करना है, जितना भी नंबर ऑफ आपका वो भुजा होगा। इच इंटीरियर अगर एंगल निकालना है तो वो होता है 180 इंटू n माइनस 2 बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 180 n माइनस 2 बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो का क्या होता है 180 इंटू n माइनस 2 होता है, n माइनस 2 होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको पेंटागन का निकालना है तो ये हो जाएगा 180 और 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 540 लिया। 6 का अगर निकालना है तो 4 हो गया, यानी 8 चौके 72, यानी 720 हो गया। यानी कि जब भी आपको समेशन निकालना है इंटीरियर एंगल का तो वो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला है 180 n माइनस 2। 180 क्या है, n माइनस 2। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल का सम हो गया। वही इंटीरियर एंगल निकालना है तब आपको 180 n माइनस 2 जो फार्मूला है उसी के नीचे आपको n लगा देना है। एक्सटीरियर निकालना है तो 360/n करना है, ध्यान दें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सर्कल, जैसा कि आप जान रहे हैं सर्कल के बारे में, सर्कल एक क्लोज ठीक है रेडियस रोटेटेड सर्कल। अब ये स्ट्रिप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हो गया। इसको पहले वीडियो में ये इग्नो वर्किंग एज है, बैटन वगैरह सब लगा हुआ है। इसका साइज मैंने बता दिया, महत्वपूर्ण है। D0 का जो होता है 1500 1000, यहाँ देखिए D0 का कितना हो गया 1500 हो गया, 1000 हो गया और क्या हो गया 25। और D0 पे जो पेपर यूज़ करेंगे ड्राइंग शीट पे तो वो D0 जो ड्राइंग बोर्ड होगा उसमें हम A0 पेपर शीट यूज़ करेंगे। और D1 में A1, D2 में A2 और D3 में A3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बस याद रखिएगा 1500 1000 और क्या है 25 है। फिर 1000 तो यहाँ है, इसका आधा हो गया लगभग, और 25 के 25 ही रह गया। फिर देखिए 700 ये है, इसका यहाँ आधा हो गया, ये 15 हो गया। फिर यहाँ इसका सेम रह गया, यहाँ पे आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको याद रखना है D0 का जो होता है वो 1500 1000 इंटू क्या होता है 25 होता है। अब यहाँ पे सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन होता है, तो ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये इसको आप कहते हैं सेक्शन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन या इसी को हम लोग हैचिंग लाइन कहते हैं। तो सेक्शन लाइन या जो हैचिंग लाइन होता है एक थिन कंटिन्यूस लाइन होता है जिसका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के सेक्शन को दिखाने के लिए। और ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री एंगल इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, हॉरिजेंटल लाइन से ये 45 डिग्री एंगल पे होता है। और एक दूसरे के बीच जो है 2 से 4 mm डिस्टेंस होता है। दो लाइन के बीच जो इंक्लाइन लाइन है उन दो लाइन के बीच कितना का डिस्टेंस होता है 2 से 4 mm। 45 डिग्री एंगल होगा, इसको आप थिन कंटिन्यूस लाइन कहेंगे। ये सेक्शन और हैचिंग लाइन है। ये राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन, एक्यूट एंगल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पेंसिल के बारे में भी मैंने बता दिया। हार्ड ग्रेड का पेंसिल 9 से लेके 4H तक आता है। मीडियम ग्रेड का पेंसिल 3 से लेके HB तक आता है। 3H से लेके B तक आता है, याद रखिएगा। मीडियम ग्रेड 3H से B तक आता है। 6 करके डिवाइड कर लेना है। हार्ड, मीडियम और क्या हो जाएगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। 2B से लेके, देखिए हमने कितना पेंसिल बताया 18 पेंसिल बताया, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना, यानी हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट में। तो 6 कर लीजिए। 9 से 4H तक हो गया हार्ड, और 3H से B तक हो गया मीडियम, और आपका जो इधर हो गया 2B से हमारा सॉफ्ट हो गया। which on the basis of nature and size which of the following is not a type of forest fire। तो forest fire यानी कि क्या कह रहा है कि कौन on the basis of nature and size which of the following fire is not a type of forest fire। तो जो ट्री फायर होगा वो फॉरेस्ट फायर नहीं है। ट्री जो फायर होगा, याद रखिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। ट्री फायर जो होगा यानी कि जो आपका पेड़ पौधे का जो आग होगा वो फॉरेस्ट फायर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा सरफेस फायर, ग्राउंड फायर और फायर स्टॉर्म। फिर कह रहा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, एक टाइप का एक्टिव फायर प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, याद रखिएगा।
फायर एक्सटिंग्विशर एक टाइप का एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, महत्वपूर्ण है, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आगे हम लोग देखते हैं करा रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व, तो आइडेंटिफाई रिस्क, एक्सेसिंग रिस्क एंड एलिमिनेटेड रिस्क। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर काउज ड्यू टू गैस, गैस है तो क्या हो जाएगा, एक चीज देखिए, अगर गैस रहता है खाली तो ये सी हो जाता, और लिक्विड रहता तो बी हो जाता, लेकिन इसमें कह रहा है कि काउज ड्यू टू गैस एंड लिक्विड, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो क्लास ए फायर है, क्लास ए फायर में आता है, जैसे क्लास ए फायर में सॉलिड चीज़ें आती हैं, बी में लिक्विड आता है, सी में क्या आता है, गैस आता है, लेकिन जब गैस और लिक्विड हो तो वो बी में आएगा, गैस और लिक्विड दोनों हो तो इसमें आएगा बी में आएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ सिंबल है, इसको मैंने आपको बताया तो पहले भी, ये ग्रीन ट्रायंगल जो होगा, ये रेड स्क्वायर है, ये ब्लू सर्कल है, येलो डेकागोन है, ब्लैक हेक्सागोन है। यहाँ पे ए फॉर एस हो जाता है, बी फॉर बैरल होता है, ठीक है, सी फॉर करेंट होता है, फिर इनर्जाइज इक्विपमेंट में मतलब सी क्लास सी फायर जो होगा वो फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आते हैं। डी फॉर डायनामाइट, डी फॉर क्या होता है, डायनामाइट। ऑयल एंड फैट, के फॉर किचन, के फॉर क्या हो जाता है, किचन। ऑर्डिनरी सॉलिड कंबसेबल चीज़ें जो है, जैसे कि सॉलिड चीज़ें, तो इसका ए फॉर एस होता है, बैरल, करंट हो गया, और डायनामाइट हो गया, और हमारा किचन हो गया। क्लास ए एम्पलीफायर में क्या क्या है, तो देखिए, सॉरी एम्पलीफायर नहीं, क्लास ए फायर, क्लास ए फायर की बात करें तो इसमें आता है ऑर्डिनरी कंबस्टेबल सच एज लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, और क्या हो जाएगा, सम प्लास्टिक। ये सब चीज़ें जो होती है वो टाइप ए में आती है। और जो क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में हमारा फ्लैमेबल लिक्विड आता है, जैसे कि गैसोलीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ग्रीस हो गया, टार्स हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल बेस्ड पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एल्कोहल हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया। यानी ए का मतलब एस हुआ और बी का मतलब बैरल हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फायर फाइटिंग मेथड स्मूथरिंग इज क्या है, एक लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा। स्मूथरिंग जो होता है इन फायर फाइटिंग मेथड, मतलब फायर फाइटिंग मेथड में स्मूथरिंग का मतलब लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन को कम करना, क्योंकि आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन को कम करना जरूरी होता है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। हवाएं अगर हम कम कर दें तो जो चीज़ें ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। स्मूथ करना मतलब ऑक्सीजन को कम करना। ये हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी हम लोग देख ही लिए थे पहले भी वीडियो में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट फर्स्ट में रखा जाता है, इसमें सेकंड थर्ड में रखा जाता है। तो ये सब हम लोग देख लिए थे, आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से क्या फोटो बनेगा।